हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। इसके अंदर हम करेंगे एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन का 5th सेमेस्टर के अंदर आता है। बीकॉम के अंदर ये पास एंड वोकेशनल दोनों के अंदर आता है ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है इसका मैंने आपको फुल सिलेबस रिवीजन वीडियो जो हमारी पिछली वीडियो आई थी फुल सिलेबस रिवीजन वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। जो मैंने आपको फुल सिलेबस रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उस वीडियो को पहले देखना, जाके उस वीडियो को पूरा रिवाइज करना कि मैंने आपको क्या क्या टॉपिक्स करवाए हैं। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखोगे उसके अंदर जो मैंने आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगी, आप देखना कि आप इस क्वेश्चन पेपर को कितना सोल्व कर सकते हो, कितना आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ थ्योरी का सब्जेक्ट करवाया था, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जितनी भी थ्योरी थी मैंने आपको वो कंप्लीट करवाई थी। अगर आप अभी देखना, मैंने जितनी थ्योरी करवाई है उतनी ही थ्योरी उसी थ्योरी के अंदर से मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगी। और आप देखना कि आप कितना इस क्वेश्चन पेपर को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले उस सिलेबस को रिविजन करने के बाद। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। इसके अंदर से अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इसके अंदर पहले क्या होता था, जैसे यूनिवर्सिटी क्या करती थी, कंपलसरी एक क्वेश्चन कर देती थी कि एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी होगा और 4 आप अपनी मतलब मर्जी के कर सकते हो, बट आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन कंपलसरी करना पड़ेगा। इसी वजह से अब जैसे कोविड की वजह से अभी क्या कर दिया है कि आपको सिर्फ कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जो आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, इसके आपको 8 पार्ट दिए हुए हैं, कैरी इक्वल मार्क्स करेंगे 16 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मार्क्स के क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म CVP analyze, define balance scorecard, define labor cost variance, define transfer pricing, what is responsibility accounting, what are the primary element of quality management, what do you mean by management accounting, discuss importance, nature, scope and management accounting in detail। जो ये फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर से जो पहले का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर हर यूनिट के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, आपने देखा होगा चारों की चारों जो यूनिट्स होती हैं वो सारी मिक्स दी हुई हैं। यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसके नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस हमें डिटेल के अंदर लिखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी टेक्निक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिटेल में हमें बतानी है। इसके बाद सेकंड से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बट एक्सप्लेन द टेम्परेरी इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिटेल। टेम्परेरी इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिटेल, टेम्परेरी इशू सारे ही हैं जो मैंने आपको करवाए थे, पूरा टॉपिक ही पूछ लिया इन्होंने। मतलब जैसे बच्चे सोचते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब जब आपने 12th पास आउट की उसके बाद क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन पेपर जैसे जो CBSE से जिसने 12th पास आउट की है, जैसे मैंने CBSE से 12th पास आउट की है, तो हम सब चीज़ें डीप में पढ़ते थे कि भाई कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर आप कॉलेज लेवल पे कोई भी जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर देते हैं तो उसके अंदर कोई भी चीज़ डीप में नहीं पूछी जाती है आपको। मतलब जब फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हो तो आपकी थिंकिंग क्या होती है कि चीज़ें डीप में पूछी जाएंगी, हम डीप में पढ़ते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, मैं बहुत डीप में पढ़ा मैंने, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली टीचर क्या करता है कि जो टॉपिक्स जो उन्होंने सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं वही टॉपिक्स वो उठा के दे देते हैं, उसके अंदर उसके अलावा वो अंदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला एक्सप्लेन द टेम्परेरी इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये इन्होंने मतलब पूरा यूनिट ही पूछ लिया कि आप इस यूनिट के अंदर से आपको डिटेल में जो भी आता है वो आप लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाई तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगी, बस मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप किसी भी बच्चे को मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपको पूरा ही सोल्व दिखाऊंगी, बट मैं सोल्व आपको सिर्फ थ्योरी करवाऊंगी। क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो प्रैक्टिकल के थे और सारे ही क्वेश्चन थ्योरी के थे, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादातर थ्योरी है, तो दैट्स वाई मैंने आपको थ्योरी ही कंप्लीट करवाई है। यूनिट थर्ड के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन डिटेल, जो ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड थे उसको डिटेल में बताइए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, तो मैं आपको ये नहीं करवाऊंगी। जो हमारी यूनिट 4 है उसके अंदर से भी सिर्फ आपको
थ्योरी के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन डिटेल, राइट ए डिटेल नोट ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डिटेल नोट ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी मतलब ऊपर से टॉपिक उठाया हुआ है, हर एक जो टॉपिक है वो ऊपर से उठाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई भी डिटेल के अंदर यूनिवर्सिटी कभी क्वेश्चन पूछती ही नहीं है। हम क्वेश्चन फर्स्ट से अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या क्या लिमिटेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। लिमिटेशन मैंने आपको बहुत ज़्यादा करवाई थी, लेकिन हम ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने लिमिटेशंस करेंगे। लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले कंपेरेटिवली ए न्यू डिसिप्लिन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मतलब कंपेरेटिवली एक नया डिसिप्लिन क्रिएट करती है। इन प्रिंसिपल रूल्स conventions are skills in evaluation stage and they are being treated shaped and reshaped। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर चीज़ को एक नया प्रिंसिपल देती है, कंपेरेटिवली न्यू प्रिंसिपल है। वाइड एप्लीकेबिलिटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम कोई भी शॉर्ट बिजनेस के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये वाइड एप्लीकेबल है। ऑन वन हैंड ए न्यू सब्जेक्ट एंड एक नया सब्जेक्ट है ये, एंड इट हैज़ अ वेरी वाइड एप्लीकेबल covering so many areas center problems. Non-monetary factors are also treated as a qualified features itself is also quite concerned and so on। इसके बाद है restrictions to change, ऑलवेज है रिस्ट्रिक्शंस टू चेंज द होल्ड ऑफ एवरीवन। मतलब इसके अंदर क्या होता है, हमें हर चीज़ मॉडिफाई करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमें नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर हमें चेंजमेंट ज़रूरी होगा। टू कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। द कॉस्ट ऑफ अडोप्टिंग दिस सिस्टम, जब हम इस सिस्टम को अडोप्ट करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। स्मॉल कंसर्न के लिए बेनिफिट नहीं है, स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, आप इतना लिख दोगे बहुत है। मैंने और भी 4-5 मतलब मैंने आपको करवाए थे 7 पॉइंट। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है बेसिक्स ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखे, बट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखे बिजनेस और जो भी प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है उस इंटरप्राइजेस की उसको मैनेज करना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है डिसीजन लेने के लिए वो प्रोवाइड करवाना। इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या साइंटिफिक रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इसके अंदर यूज़ नहीं किए जाते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ डाटा यूज्ड, कौन सा डाटा इसके अंदर यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है वो यूज़ किया जाता है। पास्ट रिजल्ट ऑफ बिजनेस, जो हमारे पास्ट रिजल्ट होते हैं बिजनेस के उसको कंसर्न लेके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न क्या चीज़ करती है, फ्यूचर को कंसर्न करती है, इसलिए जो भी उसका हिस्टोरिकल डाटा है वो एंड वेरियस इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द फ्यूचर, मतलब पीछे का डाटा लेती है आगे के फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। तो सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी जितनी हमारी है इंटरप्राइजेस की एज अ होल प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या है, मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स हैं सेपरेटली, उनको देखा जाता है, उनको मेज़र किया जाता है। इसके बाद इसकी बहुत सी डिफरेंस मैंने आपको करवाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, इतनी सारी डिफरेंस मैं आपको पूरी नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपको ये सिर्फ 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 3 पॉइंट्स इनफ होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म CVP एनालाइज। CVP एनालाइज क्या होगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, CVP की फुल फॉर्म। इन CVP analyze in and management economics is a form of cost accounting. It is a simplified model useful for the elementary instructions and short term decision। CVP एनालाइज जो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल रहता है, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए हेल्पफुल रहता है, वो डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। आपको इन पूरे टॉपिक्स की फुल डिटेल देने लग जाऊँ कि भाई पूरा डिटेल, तो आप कि जो ये वीडियो है वो 1 घंटे से ऊपर जाएगी। इसी वजह से मैं आपको जितना आपको पूछा गया है, जितना क्वेश्चन में हमें बताना है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रही हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन बैलेंस कोड कार्ड। बैलेंस कोड कार्ड क्या होता है, बैलेंस कोड कार्ड रिटेन्स ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स बट फाइनेंशियल मेजर्स टेल्स द स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड एडुकेट स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल एज कंपनीज फॉर विच इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म
capability and customer relationship were no critical for success. These financial measures are inadequate, however, for guiding and evaluation the journey that information age companies must be create future values through investment in customers, suppliers, employee, process, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। मतलब बैलेंस कोड क्या क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। बिजनेस स्ट्रक्चर जो है, बिजनेस की जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं, बिजनेस की जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको बनाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। जो भी हमारे पास्ट इवेंट्स हैं, स्टोरीज हैं, जो भी हमारी कंपनी की चीज़ें हैं, उनको लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बैलेंस कोड कार्ड हमारी बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनाता है। बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन लेबर कोस्ट वेरिएंस। लेबर कोस्ट वेरिएंस, द वेरिएंस इज लेबर कोस्ट में बी अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज। इन कॉजेज से हमारा जो लेबर कोस्ट वेरिएंस है वो अराइज होता है। सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस की वजह से चेंज इन द बेसिस, जो बेसिक रेट होता है उसके चेंज होने से हमारा जो लेबर है उसके वेरिएंस, उसके अंदर वेरिएंस आता है, वो चेंज होते रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ वर्कर ऑफ डिफरेंट ग्रेड एंड वेजेस, मतलब डिफरेंट ग्रेड के वेजेस को, डिफरेंट ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट वेजेस मिलती है। न्यू वर्कर्स आते हैं, उनको लो पे किया जाता है, स्टैंडर्ड रेट के ऊपर नहीं पे किया जाता है। मोर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस, ज़्यादा पेमेंट दी जाती है, तो वो उस चीज़ से भी वेरिएंस क्रिएट होता है। लेबर एफिशिएंसी और लेबर टाइम वेरिएंस भी क्रिएट होता है। इट इज़ द एक्चुअल हावर्स वर्कड आर लेस और मोर स्टैंडर्ड हावर्स, मतलब आप एक्चुअल जितने आपने हावर काम किया है वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड हावर से, तो डिफरेंस जो होगा उसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? द प्राइस दैट इज अज्यूम्ड टू हैव बीन चार्ज्ड बाय वन पार्ट ऑफ द कंपनी फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट प्रोडक्ट्स टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम कंपनी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ईच डिविजन प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। द एक प्राइस है जो चार्ज किया जाता है एक पार्ट ऑफ कंपनी और प्रोडक्ट सर्विसेज को, वो प्रोवाइड करवा दिया जाए उसी कंपनी के अलग एक पार्ट को, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। प्राइस को ट्रांसफर कर देना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज a specific technique of managers control wherein responsibility of various individual or groups are identified in terms of work, revenue or cost so that the concerned period or a group may be held responsibility of the cost variance if any. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक कलेक्टिव रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाती है कि जिससे वो प्लान कर सकें कि एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट collect and reports both planned and actual accounting information in term of responsibility center। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल है या प्लान्ड है, उसको कलेक्ट करके प्रोवाइड करवाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एच टॉपिक था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मैंने आपको करवा दिया है पूरा, बट मैंने इसके प्राइमरी एलिमेंट नहीं करवाए थे। मैंने ये भी लिखा है, सच बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे से पता नहीं टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं था या फिर मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा, मुझे मिला नहीं था। बट मैंने अभी आप लोगों के लिए मतलब मैंने अभी क्वेश्चन पेपर में देखा और मेरे नोट्स में मुझे वो टॉपिक नहीं मिला। तो ये मत सोचना कि हर एक चीज़ मेरे नोट्स में होगी, बट ये भी नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन हैं, बट ये क्वेश्चन था जो मुझे नहीं मिला मेरे नोट्स में, मैंने अभी लिखा है ये। प्राइमरी एलिमेंट क्या है? प्राइमरी एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज ए मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज इन द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्राइमरी एलिमेंट क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का? कि इस चीज़ का फोकस करें कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके बिजनेस के अंदर मतलब वो आपके बिजनेस के अंदर सारा इन्वॉल्वमेंट हो, उनका सारे इन्वॉल्व होके काम करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड यूनिट फर्स्ट का। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग? डिस्कस इंपॉर्टेंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिटेल। चीज़ देखना, मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट करवाई है, उसके अंदर अभी इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा यूनिट फर्स्ट के अंदर से कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, उसका नेचर, उसके स्कोप, उसकी इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ें पूछ ली। मैंने आपको ये करवाई है ये सिलेबस के अंदर यूनिट फर्स्ट, मतलब ऊपर से ही जो चीज़ें इनको दिख रही हैं वही चीज़ें इन्होंने उठाई हैं। इसके बाद इसने पूछा डिस्कस
द वेरियस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टेक्निक्स भी मैंने इसके अंदर बीच में करवा रखे, आपने देखा होगा। नेचर एंड स्कोप इन्होंने पूछ लिया पहले क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंस पूछ ली। इसके बाद इसने टेक्निक्स पूछी हैं, टेक्निक्स भी अगला क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस ये ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, डीप में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, तो आप डीप में ज़्यादा स्टडी ना करें तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। डीप में स्टडी करें 12th तक। 12th तक जब हम सीबीएसई के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी आज की भी, तो इसी वजह से प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपना बेल आइकन प्रेस करा करो कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। अभी हम स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीनिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल डाटा को सच ए वे ऑफ असेसिंग मैनेजमेंट इन प्लानिंग कंट्रोलिंग, प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है फर्म की, उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है। फाइनेंशियल डाटा को इस तरीके से मैनेज करके चलता है कि आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हो, कंट्रोलिंग कर सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन चीज़ों को कंसर्न करता है जो यूजफुल रहती है मैनेजमेंट के लिए, वही इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। ये आर एन एंथोनी ने डेफिनेशन दी है। आप राइटर का नाम तभी लिखेंगे जब आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन और एग्जैक्ट राइटर का नाम याद हो, वरना मत लिख के आना। इसकी स्कोप है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनेज करके रखता है। फाइनेंशियल जो इतनी भी अकाउंटिंग होती है डाटा प्रोवाइड करवाता है एंड इट री अरेंज द एनालाइज सच डाटा एंड सबमिट द, मतलब जो इतना भी डाटा उसको यूज़फुल होता है, जितना डाटा उन्हें ज़रूरत होती है उस डाटा को कलेक्ट करके जितना उन्हें यूज़फुल होता है वो अपना रख लेते हैं, बाकी को अपना मतलब दे देते हैं, बाकी अपना रख लेते हैं। उसके बाद है कोस्ट अकाउंटिंग। क्या होती है कोस्ट अकाउंटिंग? भी इसका स्कोप है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकॉज इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबव द टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करवाती है। पर यूनिट कॉस्ट जो होती है हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, उनको प्रोवाइड करवाती है। बजटरी कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वेरियस टाइप ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द बजटरी कंट्रोल। एक्चुअली performance is compared with the budgeted figure and divisions are analyzed in the order fixed the responsibility and tax। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फिक्स करता है, बजट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है, इन्वेंट्रीज़ को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। हम हर एक चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो हमारी इन्वेंट्रीज़ भी कम होंगी। बजट को मैनेज करके चलेंगे तो हमारा बजट बढ़ेगा नहीं, हम हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो हमारा बजट कंट्रोल में रहेगा। इन्वेंट्रीज़ को कंट्रोल करेंगे, एफिशिएंसी इफेक्टिव वे के अंदर उसको यूज़ करेंगे तो हमारी जो इन्वेंट्रीज़ है वो भी कंट्रोल में रहेंगी। अंडर इन्वेंट्रीज कंट्रोल वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू effective control stock। management accounting involve in its scope of the all inventories control technique। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने में हेल्पफुल रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्प्लॉयज वेरियस टेक्निक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा। इट मेक इट मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द मैनेजमेंट एज वेल एज वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। को स्कोप बहुत ज़्यादा करवाए थे, मतलब अभी तो मैं आपको सिर्फ 5 करवाऊंगी क्योंकि इसने पूछा है इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी हम 5 पॉइंट भी लिखेंगे, 16 मार्क का क्वेश्चन है, इनफ रहेंगे ये जो पॉइंट्स है। अगर आपको इनकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो और आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी वहाँ पर चैनल के ऊपर। इसने पूछा था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर, तो ना सॉरी इंपॉर्टेंस एंड नेचर पूछा था इसने, तो हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही चीज़ होती है। हम उसको इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। इट लेज मोर इम्फेसिस ऑन फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होती है और ये फ्यूचर के ऊपर ही, मतलब फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस करती है कि आप फ्यूचर में किस तरीके से आपको काम करना है। टेक्निक ऑफ सिलेक्टिव नेचर, सिलेक्टिव नेचर की एक टेक्निक होती है, मतलब ये इट टेक्स into considerations only the data form in the profit and loss of accounting and balance sheet which is relevant and useful management। जो भी relevant and useful मैनेजमेंट के लिए जो भी डाटा यूजफुल होता है वो वही कंसर्न करता है। इसके बाद है इट एस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। द कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप स्टडीज इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द इफेक्टिव ऑफ वेरियस डिसीजन सच एज pricing, promotion and new product, sales mix, cost control etc. is studied on the profitability of the business। जो भी कॉजेज होते हैं, इफेक्टिव रिलेशनशिप होती हैं प्राइसिंग की, प्रमोशन की, प्रोडक्ट की, उन सबको स्टडी करते हैं। इसके बाद टू इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड द नोट द डिसीजन। ये सिर्फ
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, हमें आगे के लिए फ्यूचर की जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, हमें ज़रूरत होती है, वही इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाता है। ये हमें डिसीजन नहीं देता है। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेवर टेक्स एनी डिसीजन बट ओनली प्रोवाइड्स डाटा एंड बेसिक ऑफ विच द मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक डिसीजन। जिससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन ले सकती है वो डाटा प्रोवाइड करवाता है, बट वो डिसीजन नहीं देता है कि आप ये डिसीजन ले लीजिए। यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर टेक्निक और स्पेशल यूज़ की जाते हैं। न्यू कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और वेरियस टेक्निक्स ऑफ टेक्निक्स का ये वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक्स द अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल एंड मैनेजरियल डिसीजन। नो सेट फॉर्मेट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन जो उनको ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन ए प्रिस्क्राइब परफॉर्मा। कोई भी परफॉर्मा के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाती। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन वो आपको वो इन्फॉर्मेशन वो बिजनेस को प्रोवाइड करवाती है। नो स्पेसिफिक रूल्स फॉलोड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है। मेरे मुंह से बार बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट निकल रहा है क्योंकि हम एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है आपके बीकॉम 6 सेम के अंदर आता है, तो इसी वजह से वो बार बार मैंने अभी उसके नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट किए हैं, तो वो बार बार वही मुंह पे आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन द अदर हैंड नो स्पेसिफिक रूल्स आर फॉलोड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The tools of management accounting are the same but they are used differ from the firm to the another। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो टूल होते हैं वो डिफर होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो आप एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, फिगर्स को एनालाइज करते हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक साइंटिफिक रिकॉर्ड के अंदर वो नहीं देती है, कोई भी स्पेसिफिक रूल वो फॉलो नहीं करती है। इसके बाद अब प्योरली ऑप्शनल अकाउंटिंग होती है, इज प्योरली वॉलेंट्री टेक्निक्स एंड देयर इज एन नो स्टेटरी ऑब्लिगेशंस इट obtained by a firm depends upon its utility and desirability। वो ज़रूरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़ करें, ये प्योरली ऑप्शनल होती है। आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से ये प्योरली ऑप्शनल होता है। अगर आपके यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ज़रूरत है तो आप कर लीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिटेल। ये है टूल्स एंड टेक्निक्स और सिस्टम और मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टेक्निक्स लगा लो, टूल लगा लो, मेथड लगा लो, सारी चीज़ें ये। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कैन नॉट बी कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड नहीं करवाती, कैन नॉट बी कंपेरेटिव। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज डिजायर टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी। डिजायर है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करें, पिछले साल का क्या था, हमारा इस साल का क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन को देखें ऑफ 2 और मोर बिजनेस, दो से ज़्यादा बिजनेस की कंपेयर करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मे बी प्रोवाइड लीगल कंक्लूजन अंडर सच सिचुएशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम मैनेज करके चलते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें एक लीगल कंक्लूजन प्रोवाइड करवाता है। ट्रेंड जो भी हमारा एनालाइज, ट्रेंड में जो भी चीज़ें चल रही होती है वो हमें प्रोवाइड करवाती है, ट्रेंड एनालाइज करता है। व्हेन द नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज मोर फॉर हैविंग अ कंपेरेटिव स्टडीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालाइज टेक्निक इज वाइडली यूज। ट्रेंड एनालाइज जो टेक्निक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो वाइडली यूज़ की जाती है। रेशियो एनालाइज किया जाता है। रेशियो एनालाइज हेल्प इन असेसिंग द एफिशिएंसी एंड शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सुटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। रेशियो एनालाइज करके कि पिछले साल के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट रहा है, इस साल के अंदर अगर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ की है तो हमारा कितना प्रॉफिट रहा है, उसको एनालाइज करके ये जो टर्म है ये यूज़ की जाती है। इसके बाद है रहता है बिजनेस के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है। ये स्टेटमेंट जो होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर बिजनेस ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड के अंदर जो भी हमारा इनफ्लो हुआ है, जितना हमारा कैश आया है, कितना गया है, कैश और कैश इक्विवेलेंट के मतलब कैश के इक्विवेलेंट क्या होगा, जैसे आपने चेक में पेमेंट कर दी है या आजकल ऑनलाइन जो पेमेंट हो रही है वो सब चीज़ें। इसके बाद बजटरी कंट्रोल करने में लिए जो हमारी ये टेक्निक है कि हम इससे की हेल्प से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपने बजट को कंट्रोल में रख सकते हैं। बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक अंडर विच प्रॉपर डिसीजन इज प्रोवाइडेड टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए उसको दिखाने के लिए ये जो बजटरी कंट्रोल है ये हेल्पफुल रहता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए हेल्पफुल रहती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड इज primarily used to the control the cost. In this method costs are predetermined and then actual costs are compared।
जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो पहले से डिटरमाइन की जाती है, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको कंपेयर करके कंप्यूट किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, द मेथड ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एक्सप्लेन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ड्यू टू द चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड क्या होता है कि चेंज एक्सप्लेन करता है जो भी हमारा मैग्नीट्यूड चेंज आया है। मार्जिनल आपने पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा 12th के अंदर। मार्जिनल क्या होता है? चेंज इन द टोटल क्वांटिटी, जितनी भी अपनी की क्वांटिटी है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग बोल सकते हैं, मार्जिनल रेट बोल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल जो भी मार्जिनिटी ऑफ चेंज जो हमारा आता है, चेंज इन द प्रोडक्शन जो आता है उसको बताता है। डिसीजन अकाउंटिंग डिसीजन देता है। मैनेज इन इम्प्रूवमेंट वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन टेकिंग इन्वॉल्व्स इन द चॉइस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। दे मेक बी डिसीजन अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर वट एवर टू बी मे बी और बाय और वट प्राइस टू बी चार्ज, हमें क्या प्राइस चार्ज किया जाता है उसके लिए डिसीजन देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग is an important technique of management accounting. Under it, a person working at a various level of management who have authority to particular work are also charged with responsibility, stability and accountability for that, so that the work may be completed will in the time of by them। मतलब जो भी हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवाना, पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवाना रिस्पॉन्सिबल। एक ये स्पेशल टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इसके बाद है हमारी यूनिट सेकंड, एक्सप्लेन द कंपेरेटिव इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिटेल। जो यूनिट थी इसके अंदर जितनी थ्योरी थी उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ ली है, जो मैंने आपको करवाई भी थी। कंपेरेटिव इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यही इशू है। वैल्यू चेन एनालाइज, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसने पूरी यूनिट एक क्वेश्चन के अंदर पूछ ली। देखो इसके बाद इसके अंदर और कोई थ्योरी का क्वेश्चन बचा नहीं था, तो इसलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है इस यूनिट के अंदर से वो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो हम नहीं करेंगे। अब हम करेंगे कंपेरेटिव इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या है। वैल्यू चेन एनालाइज, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, हम पूरा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमें 3 टॉपिक्स हैं ये, तो हमें तीनों कवर करने हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सारे सब के अंदर से कवर कर लेंगे। सबसे पहले वैल्यू चेन एनालाइज क्या होता है। वैल्यू चेन इज एन चेन ऑफ एक्टिविटी। वैल्यू चेन क्या होती है? एक चेन होती है एक्टिविटीज़ की। प्रोडक्ट पास थ्रू ऑल एक्टिविटी, जो प्रोडक्ट है वो पास होता है हर एक एक्टिविटीज़ के। चेन इन सीक्वेंस, एक चेन बनाई जाती है, उस सीक्वेंस के अंदर प्रोडक्ट को पास किया जाता है हर एक एक्टिविटीज़ के। ईच एक्टिविटीज़ द प्रोडक्ट ड्राइव सेम लेवल, हर एक एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्ट की सेम लेवल पे ड्राइव की जाती है। इसके अब हम करेंगे टाइप्स। टाइप क्या होंगे वैल्यू चेन एनालाइज के? सबसे पहले इसके 2 टाइप है। प्राइमरी एक्टिविटीज, दीज आर द एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कन्वर्टिंग इंस्पेक्ट इनटू आउटपुट एंड डिलीवरीज एंड आफ्टर सेल्स पोस्ट टू द आउटपुट। अभी मैं आपको बताती हूँ। इन बॉन्डिंग, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटपुट बॉन्डिंग, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, ये इसके अंदर इंक्लूड होगी। इन बॉन्डिंग लॉजिस्टिक्स क्या होता है? रिसीविंग, स्टोरिंग, रिसीव क्या कर रहे हैं हम, स्टोर क्या कर रहे हैं, मटेरियल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर लॉजिस्टिक के अंदर इंक्लूड होती है। इसके बाद ऑपरेशंस क्या है हमारे, एनालाइज की चेन बनाई गई है, हम किस तरीके से काम करेंगे। ऑपरेशंस क्या है? ट्रांसपोर्टिंग इनपुट एंड इनटू फर्निश्ड प्रोडक्ट, जो भी हमारा इनपुट आया है उसको फर्निश्ड प्रोडक्ट के अंदर एंड सर्विसेज के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। आउटबाउंडिंग लॉजिस्टिक मतलब इसको वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड, जो भी हमारा फिनिश्ड गुड आया है उसको वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखना, और जो मतलब और भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। मार्केटिंग एंड सेल, आइडेंटिफाई करना कस्टमर्स की नीड को, हम जनरेट करना उसको सेल को। इसके बाद सर्विस, सपोर्टिंग कस्टमर्स आफ्टर सेल सर्विस, जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाना। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? स्पोर्ट एक्टिविटी, द एक्टिविटी विद स्पोर्ट प्राइमरी एक्टिविटी। स्पोर्ट एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जो हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उसको सपोर्ट करती है। इसके अंदर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंट्रोल करती है, सिस्टम को, कल्चर को। इतना बोल लिया है कि मेरा गला बिल्कुल जवाब देने को रखा है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो इसलिए यार एक मेरी मेहनत के लिए तो एक थोड़ा सा लाइक कर दिया करो वीडियो को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, मतलब ह्यूमन का रिसोर्स का सबका मैनेजमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करवाना। टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जो भी उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो भी उनको सपोर्ट करती है। वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग प्रिस्क्रिबिंग एज नोन हाउ। उसके बाद जो भी प्रोक्योरमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, जो भी उन्हें चाहिए, सप्लाई चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ऑल इनपुट्स जो भी होता है वो सारा उनको प्रोवाइड करवाना। ये स्पोर्ट एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है।
जो इस यूनिट का अगला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था कि वो आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, तो वो आपको मैं नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो प्रैक्टिकल होती है वो आपको बोर्ड में ही समझ में आती है, बोर्ड पे करवाई तभी समझ में आती है, और अभी मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें कवर करवा पाऊँ। अब हम करेंगे यूनिट 3 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन डिटेल। प्राइसिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसी वीडियो के अंदर। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, एक कंपनी अज्यूम करती है एक आपने वैल्यू अज्यूम की है कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, वो आपने ट्रांसफ़र कर दी है उसी कंपनी के एक दूसरे पार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र कर देना प्राइस को, इसके हमें डिटेल में करना है ये टॉपिक। इसके बाद इसके मेथड्स दिए हुए हैं, मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग, एक्चुअल कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, मार्जिनल कॉस्ट मेथड, डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, नेगोटिव प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ड्यूअल प्लस मेथड सॉरी, और प्रॉफिट शेयर्ड मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अदर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अकाउंटिंग एट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होगा, जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को वो एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ट्रांसफर करें, जो भी हम प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं वो एक्चुअल कॉस्ट के अंदर हमने ट्रांसफर की है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होगा, सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्री डिटरमाइन, जो हमने पहले जो डिटरमाइन की गई है कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रांसफर करें गुड्स एंड सर्विसेज को। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर इज अकाउंटिंग एज ए मार्जिनल कॉस्ट, मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक इसके अंदर यूज़ की जाती है, एक्सप्लेन करी गई है सेपरेटली चैप्टर के अंदर। टेक्स ओनली द वेरिएबल कॉस्ट इनटू कंसिडरेशन। इसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होगा, टू रिमूव वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, दैट जो रिमूव करता है ड्रॉबैक ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इग्नोर। इसके अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट मेथड है इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इग्नोर की जाती है, बट डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड इसके अंदर ये इग्नोर नहीं की जाती हैं। ये एप्लीकेबल होती है अकाउंटिंग ट्रांसफर एंड गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर वन डिपार्टमेंट टू द अनदर। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस ऑफ द प्राइस विच विल बी हैव चार्ज had such goods and product or services rendered by one department to the other being sold to the outside consumers। जो भी चार्ज हमें किया गया है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, रेंडेड किया गया है एक डिपार्टमेंट को अनदर डिपार्टमेंट, वो आउटसाइड कस्टमर्स को हम सोल्व कर देंगे। मार्केट प्राइस मेथड क्या होगा, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को ये प्रिवेल देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डिपार्टमेंट की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मार्केट प्राइस के ऊपर हम इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको इनकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पूरी प्रोवाइड करवाई है। इसके बाद है नेगोटिव प्राइस मेथड, द मेथड ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी डिपार्टमेंट्स बीइंग अ प्राइस, द प्राइस इज फिक्स्ड आफ्टर नेगोशिएशन के बाद जो प्राइस होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। द प्रोसेस इज कैरीड आउट द प्रिज्यूमिंग द दैट द टू डिपार्टमेंट्स आर सेपरेट फर्म्स, जो दो डिपार्टमेंट है वो सेपरेट फर्म से प्रिज्यूम करते हैं, जो नेगोशिएशन के बाद वो प्राइस जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद कॉस्ट प्लस मेथड, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज क्वार्टेड ऑन द बेसिक ऑफ total cost plus as a certain percentage of profit added to similar such a price which is consist of fully costly plus as a margin as a markup is determined। जो भी कॉस्ट प्लस मेथड हम यूज़ करते हैं सर्टेन परसेंटेज के लिए प्रॉफिट एडिड इन प्रॉफिट उसके अंदर ऐड होता है और उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ड्यूअल प्राइस मेथड के अंदर क्या होगा, द प्राइस एट ए विच ट्रांसफर इज मेड बाय द ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट one and the price is which record the transfer department is different। dual are two different price being, मतलब इसके अंदर दो प्राइस सेट किए जाते हैं, taken for two for departments may be satisfaction to the departments but it will pose accounting problems, but ये accounting problems को create करता है। shared profit method लास्ट मेथड है, आफ्टर द टोटल रिवेन्यू ऑफ द फर्म, द टोटल रिवेन्यू जितना भी हमारा आया है उसके जो मतलब बचे गया है, जो द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑल डिविजन्स इज डिडक्टेड, जो भी टोटल कॉस्ट है हर एक डिवीजन की वो डिडक्ट की जाएगी। टू नो द प्रॉफिट एंड, जितना मतलब ये देखने के लिए कि हमारा कितना प्रॉफिट आया है, टोटल हमारा कितना प्रॉफिट आया है, दिस प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग द वेरियस डिविजन्स, ये जो प्रॉफिट है वो वेरियस डिविजन्स के अंदर शेयर किया जाएगा। और सुटेबल बेसिक विच में भी कॉस्ट इनकर्ड, जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है बाय डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन टू टोटल कॉस्ट, जितनी भी हमें कॉस्ट इनकर्ड हुई है बाय डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट के प्रोपोर्शन के अंदर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगी। अगर आपको
फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, वैसे इसकी कोई नीड भी नहीं, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आप ये थ्योरी कवर करते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट 4 कॉस्ट अकाउंटिंग की, सॉरी अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको फुल सिलेबस रिवीजन भी करवा दिया है, इसका एक क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करवा दिया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रह गया है जो मैंने आपको सोल्व नहीं करवाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन डिटेल। यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, ये हमारा आपने देखा होगा। मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस के बाद क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, और उसके डिटेल के अंदर जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं इसके अंदर ये सारा कवर होगा। क्वेश्चन पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको क्या है। राइट ए डिटेल नोट ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हमें डिटेल नोट बताना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। अभी मैंने आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पूरा टॉपिक आपको कवर करवा चुकी हूँ। इसके अंदर आपको जितने भी टॉपिक आपको लिखना चाहो आप उतना लिख सकते हो, जितना नहीं लिखना चाहो, मतलब आपको पूरा डिटेल देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अगर आप चाहो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आपका मन करे तो, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक सब यूनिट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कंट्रोल ऑफ मैनेजर। ये मैनेजर के कंट्रोल में होती है। हु इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनको देखता है, उनको करवाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ सब यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजर, मैनेजर के कंट्रोल में होती है। हु इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्टिविटी of that center, the responsibility center control purpose may be classified into the following 3 types। हम क्लासीफाई करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, एक्सपेंसिव सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। सबसे पहला टाइप है एक्सपेंसिव और कॉस्ट सेंटर। दीज आर द सेंटर इन विच मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट इनकर्ड, जितनी भी हमारे कॉस्ट इनकर्ड हुई है। हैव नो रिवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका कोई भी रिवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जितनी भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मैनेज करे। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ कॉस्ट को मैनेज करना, जितनी भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है। इसका कोई भी काम नहीं होता है इसके अंदर कि आपको रिवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, सिर्फ आपको मैनेज क्या काम है कि आपको जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर के अंदर क्या है, सच सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर, इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ सेंटर हुज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपेंसिव इट इनकर्ड्स इनपुट एंड रेवेन्यू इट इज अर्न। पिछला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या किया था, जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है, जो हमारा एक्सपेंसिव कॉस्ट सेंटर था उसके अंदर सिर्फ जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसके ऊपर डिपेंड होता था ये, उसी को आपको कंट्रोल करना, उसी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट प्रॉफिट सेंटर के अंदर क्या है, जितना आपको रेवेन्यू अर्न हुआ है, कितना आपके पास इनपुट आया, कितना आपके पास से गया है आउटपुट, कितना आपके पास इनपुट है, कितना आउटपुट है, वो सब चीज़ों, जितना आपका रेवेन्यू है, इनकम हुआ है, एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मैनेज करनी पड़ेगी, इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर इज ए न्यू वन। द सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट सेंटर हुज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इनटू प्रॉफिट इनटू बाय नॉट बाय अ प्रॉफिट। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉफिट के बेस पे नहीं मेजर कर सकते हैं हम, ओनली बट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड ऑल्सो। ये अफेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है उसी से अफेक्ट होता है, इसके अंदर प्रॉफिट का कोई भी रोल नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यूनिट 4 का भी और इस वीडियो का भी और इस सब्जेक्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसी के साथ हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के, ब्रांड मैनेजमेंट के, सर्विस मार्केटिंग के और आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। इन जो मैंने आपको नाम लिया है उन सारे सब्जेक्ट के मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवाए हैं, फुल सिलेबस रिवीजन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट ए डिटेल नोट ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या करता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करता है अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंप्रूवमेंट, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम करता है। जो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसको मैनेज करता है। इट इज़ अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टूल्स फॉर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयज फोकस्ड ऑन द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द आइज ऑफ द कस्टमर्स is a process with strong physiology base which is incorporates the concept upon which the total quality control systems are based।
टोटल क्वालिटी सिस्टम्स है वो बेस्ड होता है। इसके ऊपर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो कस्टमर्स की आइज के अंदर आपको ये दिखाना है कि आपको जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको इसके पूछा गया है, सिर्फ क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट ए डिटेल नोट ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हम जो भी चाहें उसके अंदर लिख सकते हैं, भाई डिटेल में नोट पूछा है तो आप आपको जितना भी इसके बारे में पता है आप वो सारा लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ, अगर आपको इसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, हायर प्रोडक्टिविटी को हायर करता है, इंक्रीज करता है। साउंड एप्लीकेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्रीज करता है मोरल, एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो इंक्रीज होता है कि वही सोचते हैं जो हमारे आइडियाज़ हैं उन पर वर्क किया जा रहा है। रिड्यूस करता है हमारी कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट जो है ऑपरेशन की उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जनरेट करता है कस्टमर्स की कमिटमेंट। कस्टमर्स क्या होता है, जब आप डे टू डे आपकी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, डे टू डे आपकी क्वालिटीज़ हैं जो आपके प्रोडक्ट की उसको इम्प्रूव करें, तो कस्टमर्स की कमिटमेंट बन जाती है कि हम तो जाएंगे तो हम तो लेंगे तो यही प्रोडक्ट लेंगे। अब मान लीजिए आप देखिए, मैं आपको कम से कम मतलब ये लगा लीजिए 4 जो सब्जेक्ट है उनके तो पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आपको किसी भी चैनल के ऊपर इतने नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, और ये सारे जो है ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग के नोट्स या बुक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको इनके हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक तो मिल जाती है, बट मैंने आपको जितनी भी थ्योरी है वो आपको कवर करवाई है इजी वे में। और मैं आपको अभी जो मैंने स्टार्ट करवा रखे हैं वो कौन से सब्जेक्ट हैं, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में आपको करवा रही हूँ, एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग में आपको करवा रही हूँ, टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस के मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपको इतने नोट्स किसी भी चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगे। तो भाई प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए मुझे एक लाइक तो कर दिया करो, थोड़ा सा मतलब एक लाइक करो, आप थोड़ा सा कमेंट करते हो ना, एक खुशी मिलती है अंदर से कि हाँ कोई आपके वीडियोस देख के उनको हेल्प मिल रही है। तो मुझे भी ये होता है कि हाँ कोई आपकी वीडियोस देख रहा है, उनको हेल्प मिल रही है, उनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मतलब आप कमेंट में बताया तो करो कि आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। इसके बाद हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आज की वैसे ही हो गई है। इन्वेस्टमेंट ऑफ गुडविल को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, बिजनेस गेट्स ग्रेटर पब्लिसिटी सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो आपकी जो गुडविल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद डिमेनिंग 14 पॉइंट्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप कौन कौन से डिमेन करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 14 पॉइंट्स। अभी आपको डिटेल में लिखना है तो आप ये तो नहीं 16 मार्क्स के अंदर आप बेनिफिट्स लिख दोगे और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है वो लिख दोगे, तो ये नहीं काम चलेगा। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो ये 14 पॉइंट्स है, डिमेनिंग 14 पॉइंट्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी आपको लिख के आने पड़ेंगे। क्रिएट कंटिन्यूस फॉर द पर्पज टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। ये क्या करता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करता है। इसका क्या मोटिव होता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो। अडॉप्ट करता है ऐसी फिलोसफी वेयर एन न्यू इकोनॉमिक्स एज मैनेजमेंट मस्ट अवोकन एंड चैलेंजेस इट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक अ लीडरशिप फॉर चेंज। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब देता है कि आप लीडरशिप ले, चेंज करें सब चीज़ों को। केस डिपेंडेंस ऑन द इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी एलिमिनेशंस, द नीड फॉर द मास इंस्पेक्शंस जो है वो प्रोवाइड करवाए, एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन द बिजनेस ऑफ प्राइस टैक्स अलोंग विद द, मतलब जो प्राइस टैक्स के मतलब जितना आपने प्राइस टैग दिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटीज़ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रोडक्ट की, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, जो भी आप फॉर एवर इम्प्रूवमेंट रख रहे हैं सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज के अंदर, इम्प्रूव क्वालिटी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की कंटिन्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, आप कॉस्ट को ट्रेनिंग दे रहे हैं जॉब के लिए कि भाई इंसेंटिव लीडरशिप दे रहे हैं। द एम एज अ लीडरशिप शुड बी, मतलब एक ऐसा लीडर क्रिएट कर रहे हैं कि आप मतलब वो मैनेज करके सारे सब चीज़ों को, ओवरऑल जो भी आपकी लीडरशिप है, प्रोडक्शन है, वर्कर है, उन सब चीज़ों को मैनेज करें एक लीडर। ड्राइव आउट फियर्स सो दैट एवरीवन में बी वर्क इफेक्टिवली, आप जो भी डर है उसको निकालें, इसलिए जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो इफेक्टिवली वे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें। डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के बीच में जो भी बैरियर्स होते, बैरियर्स मतलब जो भी दीवार लगा लीजिए, दीवार होती है उसको हटाएं। पीपल्स इन रिसर्च डिसीजन सेल्स एंड प्रोडक्शन मस्ट बी वर्क इन, मतलब जो भी रिसर्च टीम है, सेल्स की टीम है, वो काम करें, एक टीम की तरह काम करें। एलिमेंट करें अपना स्लोगन्स, टारगेट करें कि वर्क फोर्सेज जो हैं वो जीरो ग्राफिक एंड ए न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। एलिमेंट करें वर्क स्टैंडर्ड्स एंड द फैक्टर्स फ्लोअर्स
सब्स्टिट्यूट करें लीडरशिप को, एलिमेंट करें मैनेजमेंट, जो भी एक्टिविटीज़ है मैनेजमेंट के, जो भी ऑब्जेक्टिव है रिमूव करें, अपने जो भी बैरियर्स है रोब हॉर्स वर्कर्स के बीच में जो भी बैरियर्स है उनको रिमूव करें वर्कमैनशिप के अंदर। चेंज फ्रॉम द शेयर नंबर्स टू द क्वालिटी, रिमूव करें बैरियर्स रोब भी जो भी इंजीनियर्स के अंदर, राइट टू प्राइड है वर्कमैनशिप, द मीन्स द under things obligations of the annual metrics ranting and management by the objectives management by the numbers, इंसेंटिव करें वेरियस प्रोग्राम्स एजुकेशन एंड सेल्फ, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बट एवरीबडी इन द कंपनीज इज वर्क इन अकोम्प्लिश टू द ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीबडी इज जॉब, ट्रांसफॉर्मेशन हर एक की जॉब होती है। आप अपने अंदर ट्रांसफ़र लेके आए, अपनी क्वालिटीज़ के अंदर अपनी जो भी आपकी चीज़ है उनके अंदर ट्रांसफ़र लेके आए, ऐसा नहीं है ट्रांसफ़र नहीं करें। साथ हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ख़त्म होती है। मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन पेपर जो 2022 के अंदर आया है, मैंने पिछले नहीं करवाए हैं। जो करंट की जो चीज़ है मैंने आपको वो कवर करवाई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।